गुड मॉर्निंग डिजिटल गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। मैं एकांश लेकर आया हूँ इडिटेरिया बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी, यानी कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19। ये जो तीनों मूल अधिकार है केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। 3 पॉइंट दिया है। एक पॉइंट फर्स्ट देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। उपरोक्त तीनों कथनों में से कौन सा गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का नहीं 5 वर्षों का होता है। इसके लिए कम से कम आयु 35 नहीं, कितना होता है? 30 होता है। इसके बाद 1/4 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। 1/4 नहीं, 1/3 सदस्य। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो हमारा जवाब होगा, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम, बताइए। इसका आंसर होगा ए, 14 दिन के लिए रोक सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पूछ रहा है कि 2 पॉइंट दिया है, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। इसमें से कौन सा सही है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। जब भारत भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, ये जरूरी नहीं है। तो ये क्या है? गलत है, पॉइंट 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? मैं एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ। वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 2 माह। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1963 में हुआ था। 6 का आंसर बी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 37 में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? चलैया समिति का गठन 1991 में किया गया था, ऑप्शन बी। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? तो बताइए, भूरी क्रांति से है, काली क्रांति से है, धूसर क्रांति या गोल्डन क्रांति से? तो हमारा जवाब हो जाएगा भूरी क्रांति। भूरी क्रांति मतलब ऑप्शन ए। कोको का मतलब क्या होता है? कहवा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार से जाना जाता है। इसे क्या जाना जाता है? हार्ड मनी, सॉफ्ट मनी, चीप मनी या हॉट मनी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन डी, हॉट मनी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी अनुमोदित करता है। ये 4 ऑप्शन है, आप देखिए और बताइए कौन सा होगा आंसर सही। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलिए तो इसका जवाब हुआ 11 का ऑप्शन ए,
यानी कि आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में कार्य असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? बताइए। सरकारी पदों का त्याग, विदेशी माल का बहिष्कार, अदालतों का वकीलों का द्वारा बहिष्कार, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बाकी तीनों असहयोग आंदोलन में शामिल था, लेकिन ऑप्शन डी, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर कोई पाबंदी नहीं थी। ठीक है। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो 13 का आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 13 का ऑप्शन सी, 6 अप्रैल 1930। गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। तो बताइए कौन सही नहीं है? तो देखिए, चौरा चौरी घटना 5 फरवरी 1922, हाँ ये बिल्कुल राइट है, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, ये भी सही है। पुनः समझौता 24 सितंबर 1932, ये भी सही। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च ना होकर 8 अगस्त था, 8 अगस्त। ठीक है, चलिए 8 अगस्त 1942। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आजाद हिंद आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 का। बताइए। आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन 21 अक्टूबर 1943 को किया था, यानी ऑप्शन बी, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। कौन सा ऑप्शन में? बताइए। 16 का आंसर क्या होगा? 16 का आंसर हो जाएगा 1829 के नियम 17 के द्वारा। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 के नियम 17 के द्वारा। के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 17 का बी, लॉर्ड एलिगन प्रथम को। लॉर्ड एलिगन प्रथम को बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं हुआ था? तो 18 का आंसर बताइए क्या होगा? 80 का आंसर हमारा होगा आंसर सी, पल्लव। बाकी पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार ये तीनों शामिल थे, लेकिन ये पल्लव राजवंश शामिल नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने का अवशेष मिले, इसमें शवों का सिर किस दिशा में रखे मिले थे? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? शवों का सिर किस दिशा में मिले थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर दिशा में। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को दो संप्रदाय में विभक्त हो गया था? तो प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में या चतुर्थ में? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ में। 4 को हम विभक्त करेंगे 2 और 2 में। तो इसका एक ट्रिक बना सकते हैं कि विभक्ति हुआ था, इन लोग का डिवीजन हुआ था 4 को 2 में 2, और 2 का मतलब क्या होता है? डिवाइड। तो आप याद रखना कि हीनयान और महायान संप्रदाय दो भागों में चतुर्थ बौद्ध संगति में विभक्त हो गया था। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? इसका अर्थ क्या होता है? कैवल्य की, ज्ञान की। तो हमारा ऑप्शन है निरंजना, पुनपुन, ऋजुपालिका या भागीरथी। तो 21 का आंसर क्या होगा? 21 का आंसर हो जाएगा ऋजुपालिका नदी के तट पर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो बताइए। 22 का आंसर बताइए आप लोग। इसका हो जाएगा मक्खली पुत्र। तो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक क्या होता है? मक्खली गोसाल। क्या? मक्खली गोसाल। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक के शासन काल को स्थापत्य कला का
स्वर्णिम काल कहा जाता है? किस मुगल शासक के शासन काल को स्थापत्य काल का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो 23 का आंसर क्या होगा? शाहजहां, क्योंकि शाहजहां के ही टाइम पे ताजमहल का निर्माण हुआ, लाल किला का निर्माण हुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 24। मुगल काल में मुहत्सिब कौन थे? मुहत्सिब मतलब क्या होता है? मुगल काल में किस शब्द, इस शब्द का अर्थ क्या होता था? 24 का हमारा हो जाएगा डी, आचरण अधिकारी। 24 का आंसर क्या होगा? आचरण अधिकारी। हमारा क्वेश्चन नंबर 25, दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित है? तो दीवाने अर्ज हमारा हो जाएगा सैन्य विभाग से। ठीक है, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित है। बसावन व दस्यंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? बताइए, क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। बसावन और दसवंत अकबर के दरबारी चित्रकार थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इसमें से पूछ रहा कौन सुमेलित नहीं है? तो नरौरा कहाँ पर है? परमाणु विद्युत गृह है, ये कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। कुंडन कुंडल क्या ये कर्नाटक में है? नहीं, यही तो गलत है, ये होगा तमिलनाडु। ये ऑप्शन गलत है। बाकी काकरापारा गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, ये दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 38वीं समानांतर रेखा इन दो देशों के मध्य स्थित है? बताइए, 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, और इसका जवाब बताइए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, बी ऑप्शन, यानी कि जलने पर ज्यादा से ज्यादा अवशिष्ट और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। क्या ये एक अच्छे ईंधन का गुण है? नहीं। बाकी ए, सी दोनों अच्छे ईंधन का गुण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो बताइए कैसे कैसे मिलाएंगे आप? विटामिन B7 किसके साथ जाएगा? विटामिन B7 का क्या होगा? तो पहले B7 का हो जाएगा बालों का झड़ना। ठीक है, B1 विटामिन B12 किसके साथ जाएगा? प्राणसी रक्ता होना। विटामिन ई किसके साथ जाएगा? ई क्या होगा? बांझपन उत्पन्न करना। और विटामिन के ऑप्शन सेकेंड, यानी रक्त को थक्का जमने में, यानी हमारा आंसर होगा ए। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को क्या कहा जाता है? तो 31 का आंसर बताइए। तारों के मध्य दूरी इकाई मापने के लिए गैलेक्सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 32 बस 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है दोस्तों। आप प्लीज़ आप इस सेट को पूरा कंप्लीट कीजिए, पूरा देखिए और समझिए। ये वन लाइनर के तौर पर MCQ जीके है, इसमें बिना ज़्यादा टाइम लिए हुए मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह कौन सा रोग है जो मर्दों में बहुत ज़्यादा लेकिन महिलाओं में बहुत कम होता है? तो ये होता है वर्णधनता, यानी कलर ब्लाइंडनेस। ऑप्शन बी, 32 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है। क्या है? हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन? तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो इससे पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। क्या इसका जवाब क्या होगा? बताएंगे आप सभी। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या है?
तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 34 का गुप्त ऊष्मा, इसका मतलब लेटेंट हीट। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? बताइए, न्यूक्लिक अम्ल किस कोशिका अंग में नहीं पाया जाता है? तो हमारा 35 का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा जीव द्रव, मतलब प्रोटोप्लाज्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? मछली का तेल, पालक, जंतुओं का यकृत एवं गुर्दे, या ऑप्शन डी आम। तो हमारा आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। यकृत मतलब लीवर एंड गुर्दे मतलब किडनी। चलिए 37 क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के मिलाना है, तो ये प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या है? तो ओम है। विद्युत प्रवाह का क्या है? एम्पियर है। और बल का क्या है? न्यूटन है। और पावर का क्या है? वाट है। तो 37 किसके साथ जाएगा? ऑप्शन बी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन बी, लिथियम। ओके फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप चारों ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी और डी में कौन सा सही है? तो हमारा आंसर होगा 39 का ऑप्शन ए, यानी कि यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 41 देखते हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, बताइए ऑप्शन ए, बी, सी और डी में कौन सा सही है? तो 41 का आंसर है ऑप्शन ए, भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलती है उस जगह को हम क्या बोलते हैं? देवप्रयाग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। हमारा आंसर मध्य प्रदेश होगा, जिससे कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो बताइए सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? सवाना घास स्थल, टुंड्रा बायोम, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या मैंग्रोव वन? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है। हाँ, ये मध्य प्रदेश में है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, नहीं, ये गलत है। इसका हो जाएगा आंसर हिमाचल प्रदेश, तो ये गलत है। बाकी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये बिल्कुल सही है, कर्नाटक में है। सिंपलीफाल उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो हमारा आंसर क्या होगा, बताइए। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, अगुलहास धारा। निम्नलिखित में से वेंगुएला, लेब्राडोर और हम्बोल्ट ये तीनों शीत महासागरीय जलधारा है, लेकिन ये अगुलहास धारा गर्म महासागरीय जलधारा। आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो हमारा जवाब हो जाएगा, बताइए कौन सा होगा? हमारा जवाब हो जाएगा कावेरी नदी, यानी कि ऑप्शन बी। दक्षिण भारत की गंगा किसे बोला जाता है? कावेरी को। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान और जंगल की आग।
तो हमारा आंसर होगा 47 का बी, भूकंप और ज्वालामुखी दोनों हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये तकलामकान, थार, अटकामा और गिब्सन, ये क्या है, ये मरुस्थल है। और ये किस देश के साथ है आपको बताना है। तो देखिए तकलामकान चीन, ये बिल्कुल सही है। थार भारत में है, राजस्थान साइड में, तो ये भी सही है। अटकामा चिली, ये भी सही है। गिब्सन ये अफ्रीका में ना होकर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 48 का, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा। प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है, बताइए ऑप्शन ए बी और सी पढ़कर बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन ए बी सी और डी में कौन सा सही है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, यानी कि ऑप्शन सी। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एमएसपी के बारे में बताइए, पॉइंट 1 और 2 में दोनों को पढ़कर बताना है कौन सा सही है। तो चलिए हम 50 का आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दोनों सही उत्तर है, 1 और 2 दोनों सही है। हम देखते हैं पहला ऑप्शन पॉइंट में क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, ये भी सही है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य लागत द्वारा अनुमोदित की जाती है, दोनों सही है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर इडुटेरिया बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। मैं बहुत जल्द ही प्रैक्टिस सेट नंबर 3 इसी बुक का लाऊंगा। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स आपके लिए लाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।